नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आज की कहानी। क्या रिश्तों की कीमत नारी की अस्मिता और वजूद होता है। उसने कांपते हाथों से एक बार फिर सिंदूर की डिबिया उठाई और फिर वापस रख दी। दोनों हथेलियों में चेहरा छिपाकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। नहाने के बाद गीले बालों को तौलिए से पोंछकर कंगना ने ड्रेसिंग टेबल पर रखी सिंदूर की डिबिया उठाई, फिर न जाने क्या सोचकर वापस रख दी। आज सुबह से ही उसके मन में हलचल सी मची हुई थी। उसने आदमकद आईने में अपना अक्स देखा तो आंखों में कुछ सवाल नजर आए। क्या वो शेखर के वापस आने पर खुश है? चिर प्रतीक्षित और अभिलाषित चीज पाने की खुशी इन आंखों को क्यों नहीं झलकती? क्यों छाया है एक वीरान सन्नाटा, जिसकी प्रतीक्षा में जीवन के 15 बहुमूल्य साल यूं ही गंवा दिए? उसके आने की आहट मन को एक मधुर सेरन से क्यों नहीं भर देती? क्यों आज वेदना और कुड़न का आवरण मन पर छाया हुआ है? कंगना ने दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखा। घड़ी की टिक टिक के साथ समय सरकता जा रहा था। कुछ ही देर में शेखर यहाँ पहुंच रहे होंगे। घर में सब कितने उत्साहित हैं, मानो गड़ा खजाना मिल गया हो। और मैं, मेरी मनोदशा से किसी को क्या लेना देना? कंगना ने सोचा। कंगना के मन में चल रहे बवंडर से अनजान परिवार के लोग शेखर के स्वागत की तैयारियों में व्यस्त हैं। ऊपर अपने कमरे में अकेली बैठी कंगना ने गौर से आईने में अपना चेहरा निहारा। बालों में सफेदी कहीं कहीं से झांकने लगी है। चेहरे में अब वो लावण्य कहाँ रहा जो कभी उसे गर्व से भर दिया करता था। गोरा भरा भरा चेहरा अब सांवला और लंबोतरा सा लगने लगा है। पिछले वर्ष ही तो 35 वर्ष पूरे किए हैं उसने। क्या उम्र के इस पड़ाव में कोई उस साथी के साथ को सार्थक मान सकता है जिसने जीवन की शुरुआत में ही दामन छुड़ा लिया हो? जीवन की उमंगें अमृत प्राय हो चुकी हैं। वैसे भी जीवन की कठोर पाषाणी राह में नितांत एकाकी चलना, टूटकर गिरना, फिर उठना, अपनी हिम्मत से मंजिल तक पहुंचना, क्या सबके नसीब में होता है? पर कंगना ने कभी कठिनाइयों में आंसू नहीं बहाए। जीवन की हर विसंगति से लड़ी है वो, तभी तो आज एक मुकाम पर है। और आज जीवन के इस मोड़ पर शेखर का आगमन। कंगना का मन शुद्ध हो गया। क्या करे, क्या ना करे? दुनिया, समाज, परिवार, अपनी अस्मिता, अपनी भावनाएं, किस किस से लड़े कंगना और कैसे? कहते हैं प्रभात का आगमन जीवन के हर अंधेरे को मिटा देता है। सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश होता है। पर क्या कंगना के जीवन में शेखर का प्रथम आगमन एक नवजीवन की शुरुआत थी? कंगना ने फिर से घड़ी की ओर देखा। 4:30, यानी आधे घंटे में शेखर यहाँ होगा। हे ईश्वर, मुझे शक्ति दे, खुद से लड़ने की शक्ति, जमाने से लड़ने की शक्ति, सही निर्णय लेने की शक्ति, अपनी अस्मिता की रक्षा करने की शक्ति। उसने कांपते हाथों से एक बार फिर सिंदूर की डिबिया उठाई और फिर वापस रख दी। दोनों हथेलियों में चेहरा छिपाकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। ना चाहते हुए भी मन विगत की ओर भागा चला जा रहा था। कितनी गहमा गहमी और खुशी का माहौल था कंगना के विवाह के दिन। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी कंगना सबकी लाडली थी। इंटर पास करते ही पिता ने शेखर के साथ उसका विवाह तय कर दिया था। लड़का इंजीनियर है, लाखों में एक। मेरी कंगना के तो भाग खुल गए, पिता कहते नहीं थकते थे। पर विवाह की रात ही कंगना की पुष्पित आशाओं पर तुषारपात हो गया जब शेखर ने सपाट स्वर में उससे कहा, ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है। वैसे मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, फिर भी न चाहते हुए भी मुझे अपने माता पिता की इच्छा के आगे झुकना पड़ा। अगर माँ ने आत्महत्या की धमकी न दी होती तो? अवाक कंगना के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। प्रेम, मनुहार और समर्पण के स्वप्न में खोई मादक आंखों से आंसू बहने लगे। पल भर में सब कुछ बदल गया। उसने भीगी पलकें उठाकर देखा। शेखर सोफे पर अधलेटा लगातार सिगरेट फूंके जा रहा था। मन की बेचैनी चेहरे पर स्पष्ट थी। कंगना ने धीरे से अपने आंसू पोंछ लिए। कोई बात नहीं, भले ही इनकी मर्जी से शादी नहीं हुई हो, मैं अपने प्रेम से इन्हें वश में कर लूंगी। सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह आंख खुली तो देखा शेखर कमरे में नहीं थे। संकोचवश वो किसी से कुछ पूछ भी नहीं पाई, पर उसे लगा जैसे घर में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। लगता ही नहीं जैसे कल ही नववधु इस घर में आई हो। घर के हर सदस्य के चेहरे पर एक अजीब सी चुप्पी थी। पर शाम को कंगना को हर एक प्रश्न का जवाब मिल गया जब उसने अपनी बड़ी ननद को अपनी माँ से ये कहते हुए सुना कि शेखर इस शादी के कारण घर छोड़कर चला गया। उसकी सास बैठी रो रही थी और बड़ी ननद बिलखते हुए कह रही थी, माँ, मैंने कहा था ना, शेखर की मर्जी के खिलाफ कुछ मत करो। वही हुआ जिसका डर था। शेखर तो बचपन से ही जिद्दी है, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। लाख रोकने पर भी वो चला गया।
देखना अब वो शायद ही कभी लौटकर घर आए। न जाने बेचारी कंगना का क्या होगा। कंगना कटे पेड़ की तरह बिस्तर पर ढह सी गई। आंखों के सामने घना अंधेरा छा गया था। फिर सब कुछ अनचाहा घटता गया। पग फेरे की रस्म के लिए भाई के साथ मायके आई कंगना, फिर लौटकर ससुराल नहीं गई। ससुराल वालों ने कंगना की विदाई पर जोर डाला था, पर आंतरिक पीड़ा से विकल रोती बिलखती बेटी की दशा ने पिता के हृदय को वेदना की जंजीर से बांध लिया था। नहीं, मेरी कंगना अब तभी वहां जाएगी जब शेखर आदर सम्मान के साथ इसे वहां ले जाएगा, अन्यथा नहीं। उन्होंने कहा तो कंगना के जेठ बिफर कर बोल पड़े थे। शेखर का गुस्सा आज नहीं तो कल ठंडा हो ही जाएगा। वो खुद ही वापस लौट आएगा। क्या तब तक बेटी को घर पर बिठाएंगे? समाज क्या कहेगा? आपके साथ साथ हमारी भी बदनामी होगी। मैं इन ओछी बदनामियों की परवाह नहीं करता। कंगना शेखर के साथ ही वहां जाएगी, यह मेरा आखिरी फैसला है। कहते कहते कंगना के पिता क्रोध और वेदना की मिलीजुली अभिव्यक्ति के कारण हाँफ से उठे थे। इस घटना के बाद कंगना के जीवन में जैसे सुख का प्रवेश निषेध हो गया। जिंदगी कभी कभी ऐसा दर्द दे जाती है जिसे सह पाना बेहद कठिन होता है, और ये दर्द हथेली पर उगे उस फोले से कम पीड़ादायक नहीं होता जो अपनी टीस से सर्वांग को सिहरा देता है। कंगना जानती थी कि जिंदगी बहुत बड़ी नियामत है, इसे यूं ही गंवा देना अच्छी बात नहीं है, पर पीड़ा की अधिकता के कारण आंसू बेइख्तियार आंखों से बहने लगते थे। उसे धैर्य बंधाती माँ भी फूट फूट कर रो पड़ती थी। बेटी को बार बार पति के पुनरागमन का विश्वास दिलाती माँ भीतर ही भीतर किसी अनहोनी की आशंका से भी कांप उठती थी। अगर शेखर नहीं लौटा तो कैसे काटेगी पहाड़ जैसा जीवन? ये प्रश्न माँ के हृदय को वेदना से मथ डालता था। दरवाजे पर होने वाली हर आहट पर, हर दस्तक में कंगना शेखर को तलाशती रहती। मन बार बार कहता वो जरूर आएंगे, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन कंगना को शेखर का पत्र मिला। पढ़कर वो हतप्रभ रह गई। सारी आशाएं पल भर में मिट्टी के ढेर की तरह ढह गईं। उसकी दशा ठीक उस पर कटे परिंदे की तरह हो गई जो उड़ने की अदम्य लालसा लिए पेड़ की डाल पर बैठा ही था कि बहेलिये ने उसके पंख कतर डाले। शेखर ने बिना किसी संबोधन के लिखा था, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, पर मैं खुद को दोषी नहीं मानता। अपने भीतर समाहित मैं का भी कुछ मूल्य होता है या नहीं? मैं कहीं और शादी करना चाहता था, पर माँ के दबाव के कारण तुमसे शादी करनी पड़ी। क्या मुझे अपनी खुशियाँ पाने का हक नहीं? किसी भी दबाव से परे, किसी के हस्तक्षेप से अलग जीवन को अपने ढंग से जीना ही आनंद देता है। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं शायद तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। तुम्हें पत्र लिखने का उद्देश्य यही है कि तुम भी आज से स्वतंत्र हो। मैंने तुम्हें हर बंधन से मुक्त किया। कंगना गश खाकर गिर पड़ी। माँ ने उसके हाथ से चिट्ठी लेकर पढ़ी तो वो भी सन्न रह गई। इस अप्रत्याशित घटना से अवाक रह गए कंगना के पिता और बड़े भाई क्रोध से भरे उसके ससुराल पहुंचे। चिट्ठी पढ़कर शेखर के घर में भी सबको सांप सूंघ गया। दूसरे ही दिन कंगना और शेखर के पिता मुंबई के लिए निकल गए, जहां एक फर्म में शेखर कार्यरत था। पर निराशा ही हाथ लगी। एक सहकर्मी से पता चला कि शेखर ने नौकरी छोड़ दी है और अपनी पत्नी के साथ कहीं और चला गया है। पत्नी के साथ? ये दूसरा वज्रपात था जिसे सुनकर कंगना के पिता संज्ञा शून्य से हो गए। किसी तरह घर तो लौट आए, पर सप्ताह भर के भीतर ही हृदयघात से उनकी मृत्यु हो गई। बेटी की पीड़ा सहन करने में असमर्थ पिता ने दुनिया से ही विदा ले ली थी। कंगना पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। जिस पिता की प्रेरणा से उसमें जीने की उमंग पैदा हुई थी, वो उसी मंझधार में छोड़ गए थे। कंगना टूट गई थी। दुख और अपमान की पीड़ा का दंश सर्पदंश से कम होता है क्या? अपनी सारी पीड़ा को आत्मसात कर कंगना माँ की सेवा में लग गई थी। समय अपनी गति से चलता गया। धीरे धीरे 15 साल गुजर गए। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद कंगना स्थानीय कॉलेज में प्रवक्ता बन गई थी। दोनों भाइयों ने शादी करके घर बसा लिया था। इन 15 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया था। सबकी जिंदगी एक ढर्रे पर गतिमान थी, पर कंगना क्या क्या नहीं भोगा था उसने इन वर्षों में। तिल तिल कर जली थी वो। सब कुछ सहा था उसने। भाभियों के व्यंग्य ताने, भाइयों की अवहेलना, माँ की पीड़ा, नौकरानियों से भी बदतर स्थिति, समाज के लोगों की प्रश्नवाचक निगाहें जो उसके मन को तार तार कर देती थी। सब कुछ झेलती रही वो उस दिन की प्रतीक्षा में जब उसे एक पहचान मिली। जिस दिन उसे कॉलेज में व्याख्याता का पद मिला, वो दिन उसके लिए अविस्मरणीय बन गया। उसने जिंदगी से जूझकर अपनी मंजिल पाई थी। वो लोग ताने देते नहीं थकते थे। उन्हें अब कंगना कर्मठ और जीवट लगने लगी थी।
कभी कभी कंगना के अधरों पर एक विद्रूप सी मुस्कान आकर ठहर जाती। वो सोचती, समाज के लोगों के विचार कितने क्षणभंगुर होते हैं। समय, परिस्थिति और विचारधारा का अटूट संबंध है। शायद तभी समय और परिस्थिति विचारधारा को बदल कर रख देती है। माँ कंगना का नीरस और एकाकी जीवन देखकर मन ही मन जैसे अंगारों पर लौटती रहती। कल ही तो विवल होकर कंगना से कहा था माँ ने, मेरे बाद पहाड़ जैसा एकाकी जीवन कैसे काटेगी मेरी बेटी। सच कहती हूँ, कभी कभी तो जी करता है तेरा दूसरा ब्याह रचा दूं, टकरा जाऊं समाज की बनाई सारी रीतियों से। कंगना की आंखें पीड़ा की अधिकता से भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, पहले ये तो बताओ माँ, समाज मुझे क्या दर्जा देता है, ब्याहता का, परित्यक्ता का या विधवा का? मेरी तो कोई पहचान ही नहीं। कभी कभी सोचती हूँ, माथे पर बिंदिया, मांग में सिंदूर क्यों लगाती रही हूँ वर्षों से, क्यों जीती रही हूँ दोहरी जिंदगी। विवाहिता के छद्म आवरण में लिपटे अपने कौमारे को, अपने सपनों को क्यों चलती आई हूँ आज तक। कहते कहते वो बिलख बिलख कर रो पड़ी थी। परित्यक्ता शब्द जब किसी नारी के साथ जुड़ जाता है तो वो किसी नासूर से कम पीड़ा नहीं देता। लाख जतन कर लिए जाएं, पर समाज एक नश्तर की तरह इस घाव को कभी भरने नहीं देता। क्या क्या नहीं भोगा है कंगना ने आज 15 वर्षों के बाद। जिंदगी के इस मोड़ पर शेखर पुनः उसके जीवन में साधिकार प्रवेश चाहता है, और वो भी ऐसी स्थिति में जब वो एक दुर्घटना में अपनी पत्नी और बच्चे को खो चुका है। आज जो सामाजिक संवेदना शेखर के साथ है, वो वर्षों पहले कंगना के साथ नहीं थी। माँ ने कहा था, बेचारा। कल रात पहली बार कंगना ने घर वालों के सामने मुंह खोला, मैं शेखर के साथ नहीं जाऊंगी। अब बहुत देर हो चुकी है। सबकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। बड़े भैया ने क्रोध से कहा, कुछ भी हो, तुम्हें उसके साथ जाना ही होगा, आखिर वो तुम्हारा पति है। कंगना के परिवार वाले उसकी चुप्पी को स्वीकृति समझकर खुशी खुशी शेखर के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। पर कंगना ने मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब वो कठपुतली की जिंदगी नहीं जिएगी। उसने जैसे अपने आप से कहा, अगर सूत्रधार की मजबूत पकड़ से डोर नहीं खींच सकती तो क्या हुआ, अपने साथ जुड़ी डोर तो तोड़कर फेंक सकती हूँ ना। बस बहुत हो गया, अब मैं वही करूंगी जो मुझे करना है। अपनी अस्मिता, अपने अस्तित्व और बकौल शेखर के मेरे भीतर समाहित मैं का भी कोई तो मूल्य है ना। कंगना, नीचे आओ ना, क्या कर रही हो इतनी देर से? बड़ी भाभी ने पुकारा तो उसकी तंद्रा भंग हुई। न जाने कब से वो ख्यालों में गुम थी। उसने अपनी सूनी मांग को देखा, फिर कुछ सोचकर ड्रेसिंग टेबल की दराज से सिंदूर की डिबिया निकाली और थोड़ा सा सिंदूर मांग में भर लिया। कितना आसान होता है ना पुरुष के लिए बंधन तोड़ देना, पर स्त्री का तो सारा वजूद ही सिंदूर की लाल रेखा के साथ बन जाता है। सिंदूर और भावना का बड़ा गहरा नाता है। भावना कोई खरपतवार नहीं जिसे सहज ही उखाड़कर फेंक दिया जाए। भावना तो विशाल वटवृक्ष की तरह होती है जिसकी जड़ें गहरे तक मन में जमी होती हैं। कंगना तैयार होकर नीचे हॉल में चली आई और नौकर से कहा, ऊपर जाकर मेरा सामान नीचे ले आ, और हाँ, एक टैक्सी भी ले आना। अच्छा, जाने की इतनी उतावली? अभी तक तो शेखर आया भी नहीं है। छोटी भाभी ने चुहल की तो कंगना ने निर्विकार भाव से कहा, माँ, मैं जा रही हूँ, कॉलेज कैंपस में ही मुझे क्वार्टर मिल गया है, अब मैं वहीं रहूंगी। मैं जानती हूँ न तो ये घर मेरा है और न शेखर का। मैं अपने घर जा रही हूँ। और हाँ बड़े भैया, शेखर आए तो कह दीजिएगा, मैंने तो उनके लिखे पत्र का अक्षरशः पालन किया है। अपने भीतर समाहित मैं का मूल्य ज्ञात है मुझे। कभी उन्होंने जिस बंधन से मुझे आजाद करने की बात कही थी, आज उसी बंधन से मैं उन्हें मुक्त कर रही हूँ। तेरा दिमाग चल गया है क्या? लोग क्या कहेंगे? बड़े भैया चीख पड़े। बेटी, सुबह का भूला शाम को अगर घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। माँ ने समझाना चाहा तो कंगना बिफर कर बोली, सुबह का भूला? सुबह और शाम के बीच 15 वर्षों का अंतराल नहीं होता माँ। उस अंतराल की वेदना, उसकी चुभन, उसकी कसक का हिसाब मुझे कौन देगा माँ? ये समाज, परिवार या खुद शेखर? शेखर तो एक पुरुष है, अच्छी तरह जानता है कि वो चाहे जिस तरह से नारी की अस्मिता को रौंद डाले, नारी हर परिस्थिति में उसे अंगीकार करने पर विवश ही होगी। माँ, आज तक मैंने आपके, भैया भाभी के, समाज के और अपने मन में उठे हर प्रश्न का उत्तर दिया है, पर आज एक आखिरी सवाल पूछती हूँ। आखिर स्त्री कब तक सहेगी? कभी तो विद्रोह का स्वर मुखर होगा ही। फिर शुरुआत मुझसे ही क्यों ना हो? बोलो माँ, शुरुआत मुझसे ही क्यों नहीं? अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करती हुई कंगना तेज कदमों से घर की दहलीज लांग बाहर चली आई। टैक्सी में बैठी तो न चाहते हुए भी अब तक अवरुद्ध अश्रु प्रवाह सारे बांध तोड़कर बह निकला। आंसू की हर बूंद एक ही सच्चाई को बयान कर रही थी कि नारी किसी भी बंधन को तोड़ना नहीं चाहती।
हर बंधन में समा जाना ही तो नारीत्व है। पर आज की नारी अपनी अस्मिता और अपने वजूद को अहमियत देती हुई हर बंधन निभाना चाहती है, इनकी कीमत पर नहीं। उम्मीद है दोस्तों, हमारे समाज में व्याप्त स्त्री पुरुष के प्रति असमानता दर्शाती है कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और अपने मित्रों प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसी ही कहानियां सुनते रहिए।